हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कुमार जी एस मस्ती पर। आज पॉलिटी की ये 5वीं वीडियो है। आज पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान के मुख्य भागों में से एक भाग है जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 1-2 नंबर के हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी प्रीवियस एग्जामों में क्वेश्चंस आए हुए हैं या जितने भी आगामी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात किया जाए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो नीति और सिद्धांतों और निर्देशों का एक ऐसा समूह जिसके द्वारा राज्यों के द्वारा लागू किया जाता है उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? राज्य नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसे भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग नंबर 4 में इसे रखा गया है। भाग नंबर 4 में इसकी जिक्र किया गया है। सबसे पहले बात किया जाए तो भाग नंबर 4 की, यानी भाग नंबर 4 में किस चीज़ का जिक्र किया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात किया गया। अब भाग 1 की बात कर लें। भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन है? तो भाग 1 में किस चीज़ का वर्णन है आप बताइए? तो राज्य एवं उसके संघ क्षेत्र की बात कही गई है। फिर भाग 2 में किस चीज़ की बात की गई? तो भाग 2 में नागरिकता की बात कही गई है। भाग 3 में किस चीज़ का जिक्र किया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया। फिर भाग 4 के बारे में हमने देखा कि किस चीज़ का जिक्र किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में उल्लेख किया गया है। देखेंगे जब इसे भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 में रखा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, तो इसे आर्टिकल प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, यानी नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन किसका है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात जिसे हम संक्षेप में DPSP बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? तो DPSP संक्षेप में हम इसको DPSP कहते हैं। DPSP का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, इसे भारतीय संविधान में देखा जाए कि भारतीय संविधान में मूल रूप से इसे किस देश से लिया गया था। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख सबसे पहले यानी किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसे किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। आयरलैंड की बात किया जाए तो आयरलैंड का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है इसका? तो आयरलैंड का पुराना नाम जो है आयरिश। क्या नाम है? आयरिश। इसका पुराना नाम क्या है? तो आयरिश है। आयरलैंड में सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों को लागू कब किया गया? तो 1937 में इसे लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1937 में। यानी हमारे देश से अभी तक देखा जाए पूरे संविधान में तो आयरलैंड से 3 मूल स्रोत लिए गए हैं। कौन कौन से? पहला हमने देखा कि नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसे हम संक्षेप में कहते हैं। फिर एक और बात लिया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। दूसरी बात, फिर तीसरी बात ये बोली गई थी, दूसरी बात राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, और तीसरी बात यानी आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया था, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह भी प्रावधान है जो आयरलैंड के ही संविधान से लिया गया है। यानी 3 मूल स्रोत हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े। DPSP शब्द का सबसे पहला जन्म किस देश में हुआ था? तो DPSP शब्द का जन्म किस देश में हुआ था? तो आयरलैंड में, स्पेन में, सॉरी, किस देश में हुआ था? स्पेन में हुआ था। यानी DPSP कहा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जन्म दाता देश कौन सा है? तो स्पेन। आपका कौन सा देश है? तो स्पेन। यानी सबसे पहले इस शब्द का जन्म किस देश में हुआ था? DPSP का, तो स्पेन में हुआ था। स्पेन इसलिए हमें क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो DPSP शब्द का जन्म कहाँ हुआ? स्पेन में हुआ। फिर देखा जाए कि यानी भारत में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड का पुराना नाम क्या है? आयरिश। इसे कब लागू किया गया? तो 1937 में आयरलैंड में लागू किया गया था। DPSP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट
पॉलिसी, है ना। भारतीय संविधान में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है का अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक वर्णन है। भारतीय संविधान में किस भाग में, तो भाग नंबर 4 में। ठीक है, भाग 4 के ए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 4 के ए में आप कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ की जिक्र है। तो भाग 4 के ए में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, तो भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। ये भी एग्जाम के लिए हमारे बहुत बेस्ट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में ऐड किया गया था, शामिल किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सप्रू समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में क्या किया गया, इसे जोड़ा गया, रखा गया, यानी नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया। नीति निर्देशक तत्वों को फिर लिया गया किस देश से, तो आयरलैंड से। किस समिति की सिफारिश पे भारत के संविधान में रखा गया, तो सप्रू समिति, यानी सप्रू समिति की सिफारिश पे इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों को अन्य नाम से किस नाम से हम जानते हैं, तो निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह कहा जाए, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते कि नीति निर्देशक तत्व का दूसरा नाम क्या है, तो निर्देशन प्रवृत्ति वाले अधिकार, निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार, यानी दूसरा नाम इसका, अन्य नाम, दूसरा नाम, ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसे निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार बताएंगे, है ना। ये दूसरा नाम से जाना जाता है डीपीएसपी को। नेक्स्ट, जब देखा गया कि संविधान सभा के द्वारा इसे एडॉप्ट कर लिया गया, तो फिर इस संविधान सभा में जो हमारे विद्वान थे उन्होंने अलग अलग इसके बारे में कथन कहे, जिसको हम देखेंगे। कथन सबसे पहले हमारे संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव जी, उन्होंने इसे दोहरा अधिकार कहा था। डीपीएसपी को उन्होंने क्या कथन में कहा, यह एक प्रकार का दोहरा अधिकार है, इसे दोहरा अधिकार कहा था। तो दोहरा अधिकार यानी यह दोहरी अधिकार है, यह दोहरा अधिकार। जिस प्रकार हमारा एक मौलिक अधिकार यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया, इसी तरह इसको भी BN राव ने कहा कि वह एक और अधिकार है, यह हमारा दोहरा अधिकार है। जो नीति निर्देशक तत्व है यह हमारे लिए दोहरा अधिकार है ना। इसे दोहरा अधिकार किसने कहा था, तो BN राव कौन थे, तो भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे, है ना। ये बहुत महान विद्वान थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की उतना पढ़े हुए लिखे हुए व्यक्ति थे, डॉक्टर BN राव, है ना। अब देखेंगे नेक्स्ट, KT शाह की बात आती है। KT शाह डीपीएसपी यानी कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा था, इन्होंने कहा था एक खाली चेक कहा था, यानी डीपीएसपी को KT शाह के द्वारा क्या कहा, खाली चेक कहा गया था, है ना। खाली चेक यानी कह रहा है कि नीति निर्देशक को एक खाली चेक के समान है, ये खाली चेक के समान है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा चेक है जो बैंक के नियमानुसार, यानी बैंक के अनुसार, इच्छा अनुसार क्या किया जाएगा, फी अदा किया जाएगा। इसके कहने का मतलब है, जब सरकार के पास धन होगा तो आपको क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी, या आपको वृद्धा पेंशन या आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइडेड कराई जाएगी। अगर नहीं होगा तो नहीं किया जाएगा। यानी कह रहा है कि KT शाह ने इस डीपीएसपी को क्या कहता है, खाली चेक कहा था। यह एक प्रकार का खाली चेक है जो बैंक के नियमानुसार, बैंक की इच्छा अनुसार फी अदा किया जाएगा। किसने कहा था खाली चेक, इसे नीति निर्देशक तत्वों को किसने कहा था खाली चेक, तो KT शाह ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात किया जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था, लोक सेवा कल्याण के 2 तंत्र बताए थे। 2 तंत्र हैं लोक सेवा कल्याण के, ये क्या है, तो 2 तंत्र बताए थे। ठीक है, इसके बारे में क्या कहा था, तो लोक सेवा कल्याण की ये 2 तंत्र हैं। कौन कौन से, तो एक है आर्थिक लोकतंत्र और दूसरा क्या है, सामाजिक लोकतंत्र। एक क्या है आर्थिक लोकतंत्र और दूसरा क्या है, सामाजिक लोकतंत्र। ये क्या करता है, इसका क्या होता है, तो आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक कल्याण लोकतंत्र है। यानी कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लोक सेवा कल्याण के 2 तंत्र बताए, किसी डीपीएसपी को, एक आर्थिक लोकतंत्र, दूसरा सामाजिक कल्याण। ठीक है, डीपीएसपी की बात किया जाए तो डीपीएसपी का उद्देश्य क्या था, इन्होंने ही कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था डीपीएसपी क्या है, तो डीपीएसपी का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ये ऐसे कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि किसने कहा था कि डीपीएसपी जो है आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करता है ना, स्थापना करने वाला है, किसने कहा था, ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है,
क्या उद्देश्य है? तो आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करने वाले ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इन्होंने 2 कथन कहते हैं, लोक सेवा कल्याण के 2 तंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक कल्याण। और दूसरी बात करें डीपीएसपी का उद्देश्य आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नेक्स्ट अब देखेंगे आर्टिकल के बारे में देखेंगे। आर्टिकल के बारे में आर्टिकल कहाँ से हमने देखा? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में था? भाग नंबर 4 में। इस आर्टिकल से किस आर्टिकल था? आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक वर्णन किया गया था। सबसे पहले आर्टिकल नंबर हम 36 की बात की थी, तो 36 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो 36 में राज्य की परिभाषा की बात कही गई है। आर्टिकल नंबर 36 में किस चीज़ का जिक्र किया गया? तो आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा की बात की है। एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, उसके क्या क्या निर्देश होना चाहिए, यह बात किस में कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा में जिक्र किया गया। नेक्स्ट 37 में डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। सपोर्ट है डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तन नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये है कि यदि अगर सरकार के पास, यदि राज्य सरकार के पास यदि धन होगा तो आपको प्रोवाइडेड किया जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं किया जाएगा। जैसे आपको सपोर्टेड स्कॉलरशिप भरे, स्कॉलरशिप आपका नहीं आया, स्कॉलरशिप नहीं आया, जब उसके पास धन होगा तो आपको देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो इसका मतलब आप उस पर न्यायालय नहीं जा सकते, इसका कहने का मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते। तो डीपीएसपी न्यायालय में क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद किस में कहा गया? तो अनुच्छेद 37 में कहा गया आपके दादा के वृद्धा पेंशन नहीं आया तो आप क्या न्यायालय में जाएंगे? नहीं, जब सरकार के पास होगा तो आपको प्रोवाइडेड करेगी और नहीं होगी तो नहीं करेगी, उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह बात किस में रखी गई है? तो आर्टिकल नंबर 37 में रखा गया है। ठीक है, 37 अनुच्छेद 37 में किस चीज़ का जिक्र है कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट अब देखेंगे नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा किसने कहा था? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा किसने कहा था? द ग्रीनविल ऑस्टिन करके थे, एक व्यक्ति थे, उन्होंने नीति निर्देशक तत्व का क्या कहा था? संविधान का आत्मा कहा था। अब संविधान की आत्मा से हमेशा 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो संविधान के नीति निर्देशक तत्व को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। यहाँ से और एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है? तो आर्टिकल की बात किया जाए तो किस आर्टिकल को? तो आर्टिकल 33 को बोला जाता है। किस आर्टिकल को बोला जाता है? तो 33 को, आर्टिकल नंबर 32 अनुच्छेद 32 को बोला जाता है। अनुच्छेद 32 में क्या था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। फिर और किसे कहा जाता है? तो फिर भाग 3 को कहा जाता है। इसको कहा जाता है, अगर भाग पूछेगा तो भाग नंबर 3 की बात की जाती है। अगर पूछेगा सिंपली कि भारतीय भाग नंबर 3 की बात करते हैं ना, भाग 3 में किस भाग 3 के, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किस भाग को कहा जाता है? भाग नंबर 3 को। फिर पूछेगा आपके एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसे भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे प्रस्तावना को कहा जाता है ना, उद्देशिका प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा से 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्वों को संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो ग्रीनविल ने। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा था? तो किसने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस भाग को बोला जाता है? भाग नंबर 3 को। अब भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? तो उसमें भाग नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, आपको आएगा क्या? प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखेंगे अनुच्छेद नंबर 38 के बारे में। हमने 38 के बारे में जिक्र किया और अनुच्छेद नंबर 38 के बारे में जिक्र करेंगे। अनुच्छेद 38 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? तो लोक कल्याण की बात कही गई है ना। इसमें लोक कल्याण की बात कही, 3 आधार हैं। 3 आधार हैं। कौन कौन से 3 आधार बताया गया है लोक कल्याण के लिए? 3 आधार बताए गए हैं, 3 अधिकार हैं। जो कौन कौन से? सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। यानी अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण के 3 अधिकार हैं। कौन कौन से? सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। ये बात कहा गया है अनुच्छेद नंबर 38 में। ठीक है, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, यानी 3 अधिकार। देखा जाए कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट
अनुच्छेद नंबर 39 की बात किया जाए, 39 में बात किया जाए तो अनुच्छेद नंबर 39 में किस चीज़ का जिक्र किया गया है? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, है ना। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 39 में ये जिक्र किया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 39 में जिक्र किया गया है सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 39 की क की बात किया जाए तो इसमें क्या जिक्र किया है? तो इसमें जिक्र किया गया सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। ठीक है। सामान्य कार्य समान वेतन, वेतन या वेतन लिखा गया, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। अनुच्छेद 39 में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र किस में है? तो अनुच्छेद नंबर 39 में। 39 के क में किस चीज़ का जिक्र? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 39 के क में जिक्र किया गया है। ठीक है। और के लिए समान वेतन की व्यवस्था। ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 40 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 40 में किस चीज़ का जिक्र किया था? आर्टिकल नंबर 40 की बात किया जाए तो ग्राम पंचायत का गठन, यानी अनुच्छेद, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए, ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? आर्टिकल नंबर 40 में उल्लेख किया गया है ना। तो ग्राम पंचायतों का गठन यानी गाँव की जो भी पंचायत उनके गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40 में लिखा गया है ना, 40 में वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद नंबर 41। अनुच्छेद नंबर 41 की बात किया जाए तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक कल्याण सहायता पाने का अवसर, यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक कल्याण सहायता पाने का अवसर, यानी कह रहा है कि अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में आपको क्या कहें? शिक्षाएँ फ्री, राज्य सरकार के द्वारा शिक्षाएँ प्रदान की जाएगी, आपको मनरेगा के तहत काम प्रोवाइडेड किया जाएगा, है ना। कुछ आपको सहायता की राशियाँ प्रदान की जाएगी। ठीक है। यानी सहायता जैसे आपको राशन प्रदान किया जाएगा, आपको वृद्धा पेंशन प्रोवाइडेड किया जाएगा। ये यानी आर्टिकल नंबर 41 में देखो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक कल्याण सहायता पाने का अवसर की बात कही गई है। यह किस आर्टिकल में बात कही गई? तो आर्टिकल नंबर 41 यानी 41 में यह बात कहा गया है। ठीक है। कन्फर्म। फिर देखो हमने 40 में देखा ग्राम पंचायत का गठन, 41 में देखा कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक कल्याण सहायता पाने का अवसर। फिर आर्टिकल नंबर 42 की बात करते हैं तो मनोचित दशा प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना, है ना। इसका क्या करें? ये क्या करें? मनोचित दशा, है ना, मनोचित दशा। ठीक है। मनोचित दशा में प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 42 में ये जिक्र किया गया है। मनोचित दशा में प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना यानी कह रहा है कि ये जब जिस समय कोई प्रेगनेंसी औरत होती है उनको सहायता प्रदान करना, उस स्थिति में सहायता प्रदान करना, जैसे कि उनको, जैसे कोई कार्यरत पद पे महिला है या कोई सरकारी गवर्नमेंट महिला हो या चाहे किसी भी ग्राम की कोई भी प्रेगनेंसी औरत हो तो राज्य अपने हर सहायता प्रदान करती है, आशाओं महिलाओं के द्वारा प्रदान करती है। तो उसी मनोचित दशा में उसके पास सहायता प्रदान करते, उसके पास जब होता है तो वो घर घर उनको पौष्टिक आहार के रूप में कुछ प्रदान किया जाता है, वो आशाओं महिला के द्वारा मनोचित दशा में। जो इस प्रकार सरकारी कार्यरत पद पर जो महिलाएं होती है, जो प्रेगनेंसी होती हैं, उनके लिए भी क्या करती है सरकार, या उनके जो बच्चे के जन्म लेने से 3 महीने बाद या बच्चे के जन्म लेने के 3 महीने पहले उनको छुट्टी के अवसर प्रदान कर देती है। कौन से? आर्टिकल नंबर 42 में यह मनोचित दशा में प्रस्तुति सहायता उपलब्ध करना, इसमें यही बातों का वर्णन किया गया। किसमें? तो आर्टिकल नंबर 42 में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे 43 में। 43 में क्या बात कहा गया है? 43 की बात किया जाए तो 43 में क्या गया? मजदूरी निर्वहन की बात कही है। मजदूरी निर्वहन की बात, यानी मजदूरी निर्वहन की बात किस में है? तो मजदूरी प्रदान की जाएगी आपको, मनरेगा के तहत की मजदूरियाँ जो प्रदान की जाती है, आपको 100 दिन की कंपल्सरी मजदूरी होती है। तो ये सब बातें किस में है? तो आर्टिकल नंबर 43 में जिक्र किया गया है। ठीक है। 43 में किस चीज़ का जिक्र है? तो मजदूरी निर्वहन की बारे में बात की कि मजदूरी निर्वहन कराई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अब देखेंगे 44वां अनुच्छेद
44वां अनुच्छेद जो है समान सिविल संहिता। यहाँ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। समान सिविल संहिता लागू करने वाला, समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका गोवा था। कौन सा राज्य था? तो गोवा, गोवा है ना। पहला राज्य कौन सा था? तो गोवा राज्य था। ठीक है। और फिर पूछता है समान सिविल संहिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो समान सिविल संहिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यहाँ से 2 बात है, यानी समान सिविल संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 44 में लिखा गया है इस बात को। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे टाइप में थोड़ी मिस्टेक हुई है। अनुच्छेद नंबर 45 की बात किया जाए तो 45 में किस चीज़ का जिक्र किया था? अनुच्छेद नंबर 45 है, जैसे 0 से 6 लिखा गया, 6 से 14 से निःशुल्क शिक्षा। यानी पे कह रहा है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, यानी छोटे बच्चे से 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षाएं प्रदान की जाएगी। यह उनका अधिकार है। यह किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 45 में इसका जिक्र किया गया है ना। ये 45 में किस चीज़ का? यानी 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे या 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह बात किस आर्टिकल में लिखा गया? तो आर्टिकल नंबर 45 में जिक्र किया गया है। ठीक है। इसमें जिक्र किया 45 में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट अब देखेंगे आर्टिकल नंबर 46 के बारे में। तो SC ST OBC के लिए संरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 46 में है। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 47 पोषण आहार, यानी पोषण आहार बच्चों को मिड डे मील में क्या प्रदान किया जाता है? उनको पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। यह किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 47 में जिक्र किया गया है ना। फिर आर्टिकल नंबर 48 के तो कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 48। फिर पर्यावरण आर्टिकल नंबर 48 के में बाद में तो कृषि एवं पशुपालन, तो उससे संबंधित आ जाएगा पर्यावरण। तो आर्टिकल 48 के ए में किस चीज़ का जिक्र किया है? तो पर्यावरण एवं वन जीव रक्षा की बात कही गई है ना। वन जीव की रक्षा की बात कही गई है ना। किस में यह बात कही गई है? यह बात कहा गया है 48 के ए में, पर्यावरण संरक्षण और वन जीव संरक्षण की बात। इसी में 48 के ए में ही गौ हत्या का निषेध कहा गया है ना। गौ हत्या का निषेध किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 48 के ए में है ना। आर्टिकल 48 में किस चीज़ का जिक्र है? तो अनुच्छेद नंबर 48 यानी 48 में कृषि एवं पशुपालन का उल्लेख किया गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 49 की बात की जाए तो राष्ट्रीय महत्व संरक्षण है ना। राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण कहा जाए, जैसे आपका ताजमहल हो, लाल किला हो, जितनी भी आपकी राष्ट्रीय धरोहरें हैं उनकी रक्षा करना हमारा क्या है? मुख्य कर्तव्य है ना। हमारा क्या है? तो कर्तव्य है ना। यानी कह रहा है कि आर्टिकल 49 में हमें राष्ट्रीय महत्व का संरक्षण करना चाहिए। जैसे लाल किला हो, हमारी संसद भवन हो, हमारा ताजमहल हो, है ना। ये जितने भी पुराने लाल किला, ताजमहल, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, इनकी हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। ठीक है। इस बात में किस बात में उल्लेख किया गया? तो आर्टिकल नंबर 49 में इस बात को जिक्र किया गया। अनुच्छेद 50 की बात किया जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण अलगाव गए थे। कार्यपालिका की अलग शक्तियाँ होगी, न्यायपालिका की अलग शक्तियाँ होगी, अलग अलग शक्तियाँ हैं। तो ये किस बात में? तो ये आर्टिकल नंबर 50 में जिक्र किया गया है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 में इस चीज़ का जिक्र किया गया। फिर अनुच्छेद नंबर 51 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 51 में किस चीज़ का जिक्र? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात कही गई। आर्टिकल नंबर 51। हमने भारतीय संविधान के भागों के बारे में देखा, भारतीय संविधान के भाग 4 को देखा। भाग 4 में हमने किस चीज़ को देखा? DPSP को देखा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में था अनुच्छेद कितने? 36 से 51 थे। 36 से 51 DPSP के जो थे हमने उल्लेख किया। 36 में देखा हमने क्या देखा? आपको याद है 36 में हमने क्या देखा? राज्य की परिभाषा देखा। ठीक है। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, संविधान के किस संशोधन में DPSP सिद्धांत को मौलिक अधिकारों की प्रमुखता की स्थिति मिली थी? तो 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली थी, यानी 42वें संविधान संशोधन। ये कब होता है? 1976 में होता है। ठीक है।
नीति निर्देशक तत्वों में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया है, तो आप बताइए, भाग नंबर 4 में जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर देखेंगे नीति निर्देशक तत्व कितने भागों में बांटा गया है, तो भाग कितने भागों में बांटे, भाग 3 में जिक्र किया गया है ना, भाग 3 है इसके, जो आप बताए थे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। यदि कोई राज्य इन नीतियों निर्देशों को तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है, नहीं। यही बात तो हमने किस आर्टिकल में आपको बताया था, आप याद कीजिए किस आर्टिकल में आपको बताया गया था। आप थोड़ा कमेंट करो इस बात को कि किस आर्टिकल में हमने बताया था कि यदि कोई राज्य इन नीतियों निर्देशों तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट में केस दर्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस बात को किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, आप इसको बताइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, यानी पहला हमारा सही है, ये तो सही है। आप किस आर्टिकल में आप बताएं, निम्न में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है। इसमें कह रहा है कौन सी विशेषता है जो नीति निर्देशक है। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है। या कह रहा है कि निदेशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, या इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है इसका, तो यही तो गलत है इसमें, है ना, इसमें में गलत है, तो यही तो गलत है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो है, पहला भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला नहीं है। क्या कि नीति निर्देशक तत्वों को हनन होने पर न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, नहीं, ये इसी बात को तो हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, है ना, इसी बात को हमने पढ़ा था 37 आर्टिकल्स में हमने पढ़ा था कि डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे 5वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है, ठीक है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता उल्लेख है। अनुच्छेद 41 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, नहीं। ये कौन से आर्टिकल में था आप बताएं तो, ये किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल किस में था, आर्टिकल किस में था, कोई बता सकता है, कृषि एवं पशुपालन का है, तो 48 में था, किसमें था, 48 में इस बात की जिक्र की गई थी। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, तो सी वाला ऑप्शन क्या है, सी वाला सही होगा। निम्न में से कौन से नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो कह रहा है गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की गाय, बछड़ा और अन्य दुधारी पशुओं की बलि पर रोक, फिर सभी नागरिकों को जीविका के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सभी, ये तो सभी अंतर्गत आते हैं ना। गाय, बछड़ा हमने बोला ना कि यानी गौ हत्या भी निषेध है, आर्टिकल 48 में बताया, और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर भी रोक है। सभी नागरिकों को सिविल संहिता अवसर प्राप्त है, ठीक है। 14 वर्ष यानी 0 से 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रावधान किया जाएगा, आर्टिकल 45 के तहत। ये सभी यानी ये सभी अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, आप बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ये तो आपको सी सही था। इसमें नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या के किन अनुच्छेदों में की गई है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन अनुच्छेदों में कहाँ से कहाँ तक किया गया, आप बता सकते हैं। हमने देखा 5 से 11 तक किस चीज़ का वर्णन किया गया था, 5 से 11 देखेंगे तो आपके नागरिकता का उल्लेख है। 12 से 35 जो मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया, फिर 36 से 51 देखा जाए तो किस चीज़ का जिक्र किया है, तो आपके भाग 4, भाग 4 में किसका जिक्र है, तो नीति निर्देशक तत्वों का। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ना, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन या आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, है ना। फिर कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रणाली व्यवस्था करना, बेरोजगारों के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता, फिर कार्य की समान स्थितियों में जीवनों और उद्योगों में सहभागिता करने का न प्रयास करना, है ना। ये डी वाला ऑप्शन सही है, आपको देख लीजिए, ठीक है। डी। फिर 10 नंबर के क्वेश्चन में डीपीएसपी को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। इसका कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, ठीक है। यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का स्थापित करना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यह भी इसका एक मुख्य उद्देश्य था। फिर 11 के मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया था, तो ये चंपकम दुराई राजन वाद विवाद
51 में ये आया था। नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में दोनों सबसे अधिक मूल्य कौन है, इस बात में कमेंट करना। और हमने आज राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन किया और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं, आर्टिकल से हो, भाग से हो, कथन से हो, है ना, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इसको सब आज अच्छे से पढ़ लो। एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट पढ़ना, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो एक बार कंप्लीट आप कोशिश करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हल करने की कोशिश कीजिएगा। और जो डाउट होगा कमेंट में सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और चैनल को PDF पाने के लिए PDF लिंक पर आप क्या कीजिए, ज्वाइन हो जाइए। PDF लाइव लिंक दिया गया है, इस पर ज्वाइन करने के लिए आप PDF को PDF आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।